अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 9th केमिस्ट्री का है, चैप्टर 5, जो कि है फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि पहले तो हमें ये याद होना चाहिए, जो कि हमें हर साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग which has mass and which can occupy some space. मैटर की वैसे तो 4 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उसकी 4th फॉर्म को कम पढ़ते हैं, जो कि आयनिक स्टेट है। हम लोग लिक्विड, गैसेस और सॉलिड्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी किया जा रहा है। उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ लॉज या कुछ फिनोमेनन को स्टडी करेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक या जो पहली फॉर्म है हम स्टडी करेंगे, वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, सबसे पहले इस स्टेट के मतलब आपको मैं ये बता दूं कि मैटर की तीनों फॉर्म्स में जो कॉम्पोजिशन है वो एटम से मिलके बनी होती है। सबसे ज़्यादा एटम्स जो हैं वो गैसेस में दूर दूर होते हैं। उनमें उन दो एटम्स का फासला बहुत ज़्यादा होता है और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेट आती है लिक्विड स्टेट, जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान का गैप कम हो जाता है, लेकिन फिर भी इतना होता है कि दे कैन फ्रीली स्लाइड ओवर, वो मूव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन दे कैन नॉट escape out of the state easily. थर्ड स्टेट है सॉलिड स्टेट, वो भी इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे, बाकी दोनों स्टेट्स भी। सॉलिड स्टेट इज़ द मोस्ट कम्पैक्ट स्टेट, जिसमें एटम्स जो हैं वो बहुत क्लोज होते हैं और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड के अंदर भी डेफिनेट शेप तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी इट कैन टेक द फॉर्म इन विच इट इज़ बीइंग पोर्ड इन, कि जिसमें भी ये डाला जाता है उसी की ये फॉर्म ले लेता है। इसका वॉल्यूम मेंटेन्ड रहता है, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन शेप सेम नहीं रहेगी। जबकि सॉलिड्स में सेम रहती है शेप, क्योंकि वो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, दे कैन जस्ट वाइब्रेट। जबकि लिक्विड में वो एक हद तक मूव कर सकते हैं। गैसेस में तो दे आर फ्री टू मूव। अच्छा, लिक्विड स्टेट्स में हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एवेपोरेशन एक्चुअली होती क्या है, आप भी अपनी बुक्स के ऊपर देखिएगा। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ गैस, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू अ गैस और वेपर एट ऑल टेम्परेचर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एट ऑल टेम्परेचर्स इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन और एवेपोरेशन। बेटा, एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप किसी मैटर की फॉर्म को हीट अप करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक टाइम आता है कि या तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं या वो डी शेप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब यही हाल है कि कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी हद तक काइनेटिक या मूवमेंट वाली एनर्जी मौजूद रहती है। और ये ऐसे ही है जैसे आप दो चार चीज़ें एक साथ रखें तो वो हल्के हल्के मूव कर रही हो, तो वो एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे को हिट करेंगी। जो दूसरे को हिट करेगा उसकी एनर्जी या उसकी मूवमेंट थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो ये कुछ हद तक कुछ मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं वो थोड़े ज़्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं। वो जब लिक्विड की उसके ऊपर पहुंचते हैं, आउटर सरफेस के ऊपर, ये मैं अगर बताऊं कि देखो ये मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ इसके अंदर मौजूद हैं। ये इसने इसको टच किया, इसने इसको टच किया, इसको इधर से भी टच किया। एक टाइम आया कि ये बेचारा, इतनी इसको पुश मिली कि ये बाहर निकल गया। ये आप नीचे बॉटल के अंदर भी बना हुआ आप ये देख रहे हैं, फ्लास्क के अंदर, कंटेनर में, कि ये इनको इतनी पुशेस मिली हैं, किसी एक दो की एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि उसने कंटेनर के अंदर से जंप कर दिया, एस्केप आउट हो गया इस पूरे लिक्विड में से।
ये हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो इनमें से बहुत सारों, अभी तो चंद एक निकल रहे हैं, लेकिन एनर्जी अगर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनमें से बहुत सारों की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो कंटेनर की सतह को छोड़कर आउटर एनवायरनमेंट में एस्केप आउट हो जाएंगे। तो नॉर्मली ये एवापरेशन जो है लिक्विड का गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट होना हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है, लेकिन इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और अगर आप ये भी कर दें कि अगर देखो ये कंटेनर जो है थोड़ा तंग मुंह वाला है, अगर आप खुले मुंह वाला कंटेनर करेंगे तो एक वक्त में बहुत सारे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स निकल के जा सकते हैं। जितना छोटी सरफेस एरिया होगा उनको निकलने की जगह कम मिलेगी। ठीक, तो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। आगे हम ये पढ़ते हैं, in evaporation, some molecules in the liquid break away and enter the gas or vapor state। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि उनको इंटरनली इतनी पुशेस और इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो जो सतह के करीब आते हैं तो वो इस सतह पर जंप मार के बाहर निकल जाते हैं। Only those molecules which have greater kinetic energy than average can break away from the surface। नॉर्मल या एवरेज मॉलिक्यूल्स की जो अगर एनर्जी रहेगी तो वो इसके अंदर अंदर ही रहेंगे। जिनकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी सिर्फ वही भाग सकेंगे, इसकी जो बॉन्ड्स की पावर, जो बॉन्डेज की स्ट्रेंथ है उसको ब्रेक करेंगे और फिर निकल जाएंगे। This means molecules with the highest kinetic energy escape first। यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है। देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। पहली बात ये कि मैटर के सारे स्टेट्स में मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं दे आर इन कांस्टेंट मोशन, चाहे वो गैसेस में बहुत ज़्यादा, लिक्विड्स में कम और सॉलिड्स में बहुत ही कम। लेकिन आप जैसे जैसे इनकी एनर्जी सप्लाई करेंगे या हीट सप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे को पुशेस बढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी तो साथ साथ टेम्परेचर भी राइज कर रहा होगा। अब देखें होगा ये कि जो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स हैं जब वो निकल जाएंगे तो बाकी कौन से रह जाएंगे, जिनकी एनर्जी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवापोरेशन के नतीजे में हाई एनर्जी, इन अदर वर्ड्स हाई टेम्परेचर वाले निकल के भाग गए, जो बाकी बचे कम एनर्जी वाले थे, एनर्जी भी कम, टेम्परेचर भी कम हो गया। तो इसका मतलब है एवापोरेशन गिव अस अ कूलिंग इफेक्ट। आई समझ? तो इसका अफेक्ट का हेडिंग हम बना सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड हैव अ लोअर काइनेटिक एनर्जी देन द मॉलिक्यूल्स दैट हैव एस्केप। जो बाकी बच गए उनकी एनर्जी और टेम्परेचर कम है, जो भाग गए उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। ठीक है, देयरफॉर लिक्विड्स टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक, अभी मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया आपकी बुक्स के अंदर जो लिखा है, इज एवेपोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस। मैंने अभी आपको इसका आंसर दिया है कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा थी, जो हीट या टेम्परेचर राइज कर रहे थे, वो स्केप आउट हो गए हैं। जो बच जाने वाला लिक्विड है वो ठंडा हो गया है, उसका एनर्जी और टेम्परेचर कम हो गया है। दैट इज़ वाई एवेपोरेशन इज़ ऑब्वियसली अ कूलिंग प्रोसेस। ठीक हो गया। आगे यह है कि लिक्विड्स एवेपोरेट फास्टर व्हेन हीटेड। मैंने आपको बताया था, इसकी हेडिंग आप बना सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ temperature, effect of temperature, liquids evaporate faster when heated। This is because added heat increases the kinetic energy of the molecules। I have told you earlier कि जैसे आप हीट एनर्जी दोगे उनकी एक दूसरे के साथ टकरें बढ़ेंगी, टकरें बढ़ेंगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गर्म होगा। ठीक, this enables more molecules to overcome attractive forces keeping them in the liquid state and escape as vapors। अब जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स की, वो भागते जाएंगे। अब इतना बढ़ाओ वो बॉइलिंग होती जाए, एक टाइम आएगा कि सारे का सारा लिक्विड ही एवेपोरेट हो जाएगा। Here comes the next topic। The next topic is vapor pressure। Vapor pressure, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर का मतलब है
द प्रेशर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वेपर्स। ठीक है, अब हम ये चीज़ देखते हैं, इसकी डेफिनेशन ये ब्लैक में लिखी हुई है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड in equilibrium with its liquid is called vapor pressure. I repeat, the pressure exerted by the vapors of a liquid in equilibrium state with its liquid is called vapor pressure. अच्छा बच्चों, ये एक छोटी सी आप साइड पे देखें, आपकी बुक्स के अंदर भी ये इक्वेशन सॉर्ट बनी हुई है। ये इक्वेशन, लिक्विड एवेपोरेट हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में और बन रहा है वेपर, फिर ये वेपर कंडेंस होके दोबारा लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम नॉर्मली कहते होते हैं बैलेंस, दोनों स्टेट्स इक्वल हो जाना, बराबर हो जाना। अब होता क्या है कि मैंने अभी आपसे कहा कि एवेपोरेशन या वेपराइजेशन जो है एट ऑल टेम्परेचर इज बीइंग डन नॉर्मली। अब होगा क्या, अगर आप एक कंटेनर या एक बड़ी सी बर्तन के अंदर पानी डाल के रख देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो वो पानी विद द पैसेज ऑफ टाइम वेपर्स में कन्वर्ट होता जाता है। इन केस आप उसके ऊपर कोई लिड या ढकना रख दें तो आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि वो जो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद, फ़ौरन नहीं, वो जो ढकना है ना, लिड है, उसके ऊपर छोटे छोटे पानी के या लिक्विड के कतरे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब होगा क्या, अगर आप लिड हटा देते हो तो एनवायरनमेंट में हवा है, हवा के साथ वो वेपर्स दूर चले जाएंगे, तो ये प्रोसेस होता जाएगा, वेपर बने उड़ गए, बने उड़ गए। अगर आप वेसल को या सिस्टम को क्लोज्ड बना देते हो, उस पर लिड रख देते हो, तो अब जो वेपर्स बन रहे हैं उनको एस्केप आउट होने की जगह नहीं मिल रही, सिर्फ लिड तक वो जा सकते हैं। नीचे से वेपर्स बन रहे हैं, ऊपर से जाने की जगह नहीं है। अब एक टाइम आएगा कि वो बनने का अमल, उड़ने के अमल को ऊपर वेपर्स बनते जा रहे हैं, नीचे से वेपर मज़ीद आ रहे हैं, तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। होगा क्या, लिक्विड्स के वेपर्स के दरमियान का गैप कम हो जाएगा। अब वो आपस में जुड़ के दोबारा लिक्विड रिफॉर्म कर देंगे, इंस्टेड वो वेपर्स या गैशियस स्टेट में रहते। अब होगा क्या, यहाँ पे दो प्रोसेस, पहले तो फॉरवर्ड हो रहा था ना, सिर्फ वेपर बन रहा है, अब साथ ही कुछ रिवर्स प्रोसेस भी आना शुरू हो गया, यानी आपने के वेपर दोबारा कंडेंस या जुड़ के लिक्विड बनना शुरू हो गए। ये रिवर्स प्रोसेस है। जब लिक्विड से वेपर बनने का अमल और वेपर से लिक्विड वापस बनने का अमल आफ्टर कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब हम इस चीज़ में ये देखते हैं कि ये तो कंसेप्ट हमने डेफिनेशन पढ़ ली। सबसे पहले आप लोगों ने जब भी लिखना होता है डेफिनेशन लिखा करें, उसके बाद आप इस इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को लिखेंगे। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। द एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज़ समवट डिफरेंट। मैंने अभी आपको ये बताया था कि ओपन सिस्टम, ओपन कंटेनर में वेपराइजेशन को उतना क्लियरली नोटिस नहीं किया जा सकता जितना एक क्लोज कंटेनर या क्लोज्ड वेसल में किया जाता है। नोटिस दैट इन अ क्लोज्ड कंटेनर नो मॉलिक्यूल्स कैन एस्केप इनटू द आउटर एयर। अगर मॉलिक्यूल्स आउटर एयर में एस्केप आउट हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा। वेपर बन रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, बन रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली लिक्विड ख़त्म हो जाएगा। इट विल ऑल टर्न इनटू वेपर्स, और वो वेपर भी एक जगह रहेंगे नहीं, एयर करंट्स के साथ मूव कर जाएंगे। When a partially filled, partially means थोड़ा कम, फुली फिल्ड नहीं, कंटेनर इज सील्ड, आपने एक जगह छोड़नी है ना। अगर आप फुल भर दोगे तो वेपर्स बन के जाएंगे किधर, एक खाली जगह होगी तो खाली जगह के अंदर जाके वेपर फॉर्म होंगे ना। अगर सारे से लिक्विड भर दिया तो फिर तो वेपर की जगह बचनी नहीं पड़े, बचेगी नहीं जहाँ पे वो गैशियस स्टेट में रहे। तो पानी या लिक्विड नीचे हो, बीच में थोड़ी जगह खाली हो, और ऊपर से सील कर दें, कोई ढकना या लिड लगा दें। Some of the liquid molecules vaporizes. As the time passes, the number of molecules changing into vapor increases. मैंने आपको ये बताया था कि vaporization occurs at all temperatures. Heat होने पर, टेम्परेचर के बढ़ने पर vaporization होती रहती है। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है,
सील लगाई हुई है, जो वेपर्स पहले बने थे वो भी अंदर है, नए और बन रहे हैं, नए और बन रहे हैं, तो वो इसमें भरते जा रहे हैं। जब वो इतने भर जाएंगे कि जगह मौजूद नहीं रहेगी, तो फिर वो एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स का आपस में गैप कम होता है तो वो अपना मैटर की स्टेट बदल लेते हैं। जब मैटर की स्टेट के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में गैप ज़्यादा होगा तो वो गैस के फॉर्म में होंगे। जब गैप कम होता जाएगा, पहले वो लिक्विड में आएंगे, फिर वो सॉलिड में भी आ सकते हैं। As the time passes, the number of molecules changing in vapor increases. Some of these molecules, because of their random motion, haphazard, irregular motion, will collide with the liquid surface. मैंने आपको कहा था जब जगह कम बचेगी तो इनकी टकरें लगेंगी नेचुरली। जब ये टकरें लगेंगी तो ये कंडेंस होंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे. Such molecules are recaptured by the molecules at the surface of the liquid. This process is called condensation. Condensation वापस लिक्विड में बनने का अमल. These two opposing processes will continue, यानी लिक्विड से वेपर बनना और वेपर से वापस लिक्विड बनना दो अपोजिंग प्रोसेस हैं, उल्टे प्रोसेस हैं. After some of time, the number of molecules evaporating will become equal to the number of molecules condensing. At this stage, equilibrium is established between the liquid and its vapor state. ठीक है, अब आपको सिर्फ इस टॉपिक में यही बताया गया है. वेपर प्रेशर क्या होता है डिफाइन किया. वेपर प्रेशर के बाद उसके बनने को वर्ड इक्वेशन में हमने किया. फिर हमने एक्सप्लेनेशन दी, एक्सप्लेनेशन कि आखिर होता क्या है. उसी एक्सप्लेनेशन में आपने कंडेंसेशन की डेफिनेशन भी देखी और फिर आपने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी देखी. दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ. तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट और इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. थैंक यू बच्चों, मुझे फ़ीडबैक देते रहिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो वीडियोस बने उसमें जो कमी बेशी रह गई है उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें. तो आई होप आपको समझ आया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ऑनलाइन मुलाकात होगी. थैंक यू.